हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? मैं आपका मेंटर और आप देख रहे हैं लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स का स्पेशल सेशन। आज का ये स्पेशल सेशन सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चन पर आधारित है। जी हाँ, सेंटेंस इंप्रूवमेंट के दूसरे सेट के साथ एक बार फिर से मैं आपके सामने उपस्थित हो गया हूं। इस सेट में भी पिछले सेट की तरह ही 10 क्वेश्चन को शामिल किया गया है। हर एक क्वेश्चन को बारी बारी से आपके सामने रखेंगे। जो पहले से तय समय सीमा है 20 सेकंड की, वो आपको उपलब्ध कराई जाएगी। उस दौरान आपको इसे सॉल्व करना है, आंसर मिलाना है और एक्सप्लेनेशन को ढंग से समझने की कोशिश करनी है कि कौन सी ऐसी वजह रही कि किसी ऑप्शन का चुनाव मैंने आंसर के तौर पर किया और बाकी सबको एलिमिनेट क्यों कर दिया। उम्मीद करता हूं कि पिछले दिन के एपिसोड में जो 10 क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन मैंने आपके सामने रखे वो सब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर उसमें किसी एक्सप्लेनेशन के दौरान या कोई भी दुविधा आपको आपके मन में है तो आप मुझे नीचे लिख करके सूचित जरूर करें, क्योंकि अगर आप अपनी शंका का निदान नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं ये आपके लिए परेशानी बना हुआ रहेगा और आपको फिर अपने ऊपर वैसा भरोसा नहीं होगा और उस तरीके से आप 100% तय होकर के ये नहीं कह सकते कि हाँ मैं सेंटेंस इंप्रूवमेंट को सॉल्व कर सकता हूं। इसलिए बहुत जरूरी है कि हर एक समस्या का निदान समय से होता चले। चलिए बिना देरी के सेशन की शुरुआत करते हैं। नोटबुक और पेन लेकर के तैयार हो जाइए। देखते हैं कि आज के सेट में सेंटेंस इंप्रूवमेंट के कौन कौन से 10 क्वेश्चन शामिल किए गए हैं। चलिए देखा जाए। आइए हम आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और सेंटेंस इंप्रूवमेंट के दूसरे सेट में मौजूद सभी क्वेश्चन को बारी बारी से आपके सामने रखते हैं। यहां पर मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, एक बार फिर से कह दूं कि अभी इसमें जितने भी क्वेश्चन है कोशिश तो यही की गई है कि टाइम एंड टेंस के नॉर्म्स को फॉलो करते हुए उसे सॉल्व किया जाए। वैसे क्वेश्चन रखे हैं मैंने। इसके बाद फिर मैं वॉइस भी शामिल करूंगा और एक स्टेज आने पर मैं हर तरह के क्वेश्चन यानी कि जनरल नॉर्मली जो पूरे ग्रामेटिकल नॉर्म्स पर आधारित सेट होगा, मैं उस तरह के सवाल को लेकर के बहुत जल्द आपके सामने उपस्थित होऊंगा। बहरहाल यहां पर सेशन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले जो लोग इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि यहां से अपलोड की गई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले और आपका कोई भी सेशन मिस ना हो। चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और जो पहला क्वेश्चन है, ये चूंकि दूसरा सेट है तो 11वां क्वेश्चन है, आपके सामने आ चुका है। समय की व्यवस्था कर दूं और आपका समय शुरू होता है अब। टाइम्स अप। देखिए क्या कह रहा है, द टीचर टोल्ड, ये पास्ट में लिखा हुआ है, ठीक है, अस दैट द प्राइज वुड बी प्रेजेंटेड द नेक्स्ट डे। अब यहां पर फिर से देखिए बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल दिख रहा है, मुझे बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल दिख रहा है। चूंकि वॉइस के सेशन में पिछले दिन कराया हूं तो उम्मीद तो यही है कि आप इस बात को समझ रहे होंगे कि ये जो है पैसिव का स्ट्रक्चर है, इसको पैसिव पैटर्न कहते हैं हम। बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल का इस्तेमाल होता है। चूंकि यहां पर टोल्ड लगा हुआ है, कहानी पास्ट की है, तो मेरा पहला वाला जो विल है ये एलिमिनेट हो गया, दूसरा वाला जो सेल है ये भी एलिमिनेट हो गया। अब यहां पर कह रहा है कि वुड हैव बीन प्रेजेंटेड, इसकी कोई खासी जरूरत यहां पर नहीं है। सेंटेंस के हिसाब से द टीचर टोल्ड अस दैट द प्राइज वुड बी प्रेजेंटेड, नॉर्मल है, यहां पर पास्ट यूज किया गया है तो इसकी जरूरत नहीं है कि वुड को वहां पर जो है हम शुड कर देंगे तो सही हो जाएगा। मैंने पहले भी कहा है कि सेंटेंस इंप्रूवमेंट में जो अंडरलाइंड हिस्सा होता है, अगर वो साधारण तौर पर जो दिया जाता है हमारे सेंटेंस को अगर सेटिस्फाई कर रहा है, उसके मीनिंग में जो है किसी प्रकार की कोई ग्रामेटिकल वजह से या किसी वर्ड्स की वजह से गड़बड़ी नहीं हो रही है, तो वही मेरा रह जाता है और वहां पर नो इंप्रूवमेंट आंसर होता है। होने के लिए तो कुछ भी हो सकता है, आप शुड भी लगाएंगे तो वहां पर कोई ना कोई मीनिंग तो जरूर आ जाएगा, लेकिन जो दिया गया है वो अपने आप में ठीक है कि द टीचर टोल्ड अस दैट द प्राइज वुड बी, और चूंकि ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सेंटेंस है, प्राइज मेरा ऑब्जेक्ट है और प्रेजेंट कोई उसको करेगा, वुड बी प्रेजेंटेड द नेक्स्ट डे, तो सिंपल सा है कि ऑब्जेक्ट से शुरू हुआ है तो पैसिव पैटर्न को यहां पर फॉलो किया गया है और इसीलिए जो 11 नंबर का सवाल है इसमें कोई भी गलती नहीं है और इसलिए जो इसका आंसर है वो आपका हो गया ई, मतलब है नो करेक्शन रिक्वायर्ड। देखिए एक बात ये ध्यान रखिएगा, सेंटेंस इंप्रूवमेंट में बच्चों से ये गलती हो जाती है कि भाई वो सोचते हैं कि इसको डाल देते हैं तो ये भी तो ठीक है। भाई पहले से जो है अगर वो सही और सटीक है और उससे उस सेंटेंस का मीनिंग आ जा रहा है तो वहां पर फिर उसको बदलने की जरूरत नहीं है। जैसे कि एक ऑप्शन पर आपका ये ध्यान जा सकता है कि भाई यहां पर शुड बी भी तो हो सकता है, इसमें क्या गलती है।
सबसे पहले तो ये जो है बेहतर एक्सप्रेशन है नेक्स्ट डे, और वुड बी प्रेजेंटेड दिया हुआ है तो क्या फर्क पड़ रहा है यहां पर। तो पहले से जो पैटर्न, जो फॉर्मेट सेंटेंस का रखा हुआ है वो सही है, उसको रिप्लेस करने की जरूरत नहीं है। उसकी वजह से जो अंडरलाइन हिस्सा है उसकी वजह से मीनिंग में कोई भी गड़बड़ी नहीं हो रही है। दैट्स व्हाई जो इसका आंसर है वो है नो करेक्शन रिक्वायर्ड। चलिए अगला सवाल लिया जाए और आपका समय शुरू होता है अब। टाइम्स अप। देखिए क्या कह रहा है कि हिज स्पीच वॉज, मतलब है ये पास्ट की बात कह रहा है। ऑप्टिमिस्टिक बट एट द एंड ऑफ इट ही स्ट्रोक। अभी जो स्ट्रोक लिखा हुआ है ना ये V1 है, तो इसका मतलब है कि पास्ट की बात है तो V1 का लिखना ये गड़बड़ है। यहां पर जो भी मेरा सेंटेंस में दिया हुआ है ऐसा कुछ भी नहीं है जिसमें टाइम के बदलने की बात की जा रही है। कह रहा है कि हिज स्पीच वाज ऑप्टिमिस्टिक बट एट द एंड ऑफ इट ही स्ट्रोक, और स्ट्रोक जो है इसका मतलब होता है सहलाना, आघात या प्रहार करना। ठीक है, तो सबसे पहले यहां पर जो हम एलिमिनेट कर लेते हैं कि यहां स्ट्राइक, ये भी जो है मेरा V1 है, तो ये भी नहीं होगा, यहां से एलिमिनेट हो गया। ये जो स्ट्रट है, स्ट्रट भी V1 है, और इसका मतलब होता है अकर कर चलना। क्या होता है? अकर कर चलना। तो एक्चुअली नहीं क्यों होगा, क्योंकि सबसे पहले तो ये V1 है, उस हिसाब से एलिमिनेट हो गया। और मीनिंग भी अगर हम देख रहे हैं तो कह रहा है कि एंड ऑफ इट ही स्ट्रट फॉर अ नोट ऑफ कॉशन, तो यहां पर जो है वो मीनिंग ही बदल देगा और अकर कर चलना यहां फिट नहीं बैठ रहा है। दूसरा जो ये स्ट्राइक है, सबसे पहले अगर हम स्ट्राइक का फॉर्म देखें तो वो होता है स्ट्रक और स्ट्रक, जिसको आप V1, V2 और V3 कह रहे हैं। तो ये स्ट्राइक इसका फॉर्म है नहीं, तो यहां पर एक जो फॉर्म दिख रहा है स्ट्रक V2 है, जो कि यहां पर ठीक ठीक मीनिंग आ रहा है और फॉर्म भी मेरा सही बैठ गया। कह रहा है हिज स्पीच वॉज ऑप्टिमिस्टिक बट एट द एंड ऑफ इट ही स्ट्रक अ नोट ऑफ कॉशन। तो यहां पर तब जाकर के जो है इसका मीनिंग सही होगा, और इसीलिए जो इस सवाल का जवाब है वो है आपका डी। सबसे पहले कितनी आसानी से मैंने एलिमिनेट किया कि देखिए ये मेरा V1 है, ये भी मेरा जो स्ट्रट है वो V1 है, ये जो स्ट्राइक है, एक्चुअली स्ट्राइक का जो फॉर्म होता है वो स्ट्रक होता है, स्ट्रक होता है, स्ट्राइक्ड होता ही नहीं है। और अगर स्ट्रोक की बात करें तो उसका दूसरा फॉर्म जो होता है वो स्ट्रोक्ड होता है, और यहां तीसरा फॉर्म भी स्ट्रोक्ड होता है। तो एक्चुअली वो मेरे ऑप्शन में है नहीं, और जो ऑप्शन में है वो फॉर्म के हिसाब से गलत है। तो मेरा ए, बी और सी आसानी से एलिमिनेट हो गया। अब जो दूसरा फॉर्म है स्ट्रक, वो वहां पर फिट भी बैठ रहा है, टाइम एंड टेंस के हिसाब से भी वो फिट बैठ रहा है, और मीनिंग भी मेरा सही सही दे रहा है। इसीलिए जो इस सवाल का जवाब है वो है डी। चलिए अगला सवाल लिया जाए और आपका समय शुरू होता है अब। टाइम्स अप। देखिए क्या कह रहा है कि प्लीज डू नॉट गिव हिम एनी फूड। सबसे पहले है डू नॉट, ये प्रेजेंट की कहानी बता रहा है, और कह रहा है इफ हिज टेम्परेचर विल। तो गलती यहां पर दिख गई मुझे कि SC-PC की कहानी में मैंने आपको बताया था विस्तार से कि SC में कभी भी हम फ्यूचर यानी कि इफ से, व्हेन से, अंटिल से, अनलेस से, ऐसे शब्दों से अगर सेंटेंस की शुरुआत होती है तो उसमें विल का प्रयोग नहीं करते हैं। तो सिंपल सा है कि कह रहा है इफ हिज टेम्परेचर राइजेस, यहां मेरा यही ठीक है कि विल को हटाएंगे तो टेम्परेचर के साथ क्या लगेगा? राइजेस। तो मेरा ए नंबर ऑप्शन ठीक है। यहां उड लगाना गलत है, ठीक है। दूसरा क्या कह रहा है? सेल का कोई फिर से वहां आ जाएगा, विल का ही वो भाई है। और अनलेस यहां पर हम क्यों चेंज करें जब मेरा सेंटेंस में इफ दिया हुआ है और उस ऑप्शन में एक छोटा सा बदलाव राइजेस करने से जो है वो सही आ जाएगा। भाई इफ के साथ मुझे विल का प्रयोग नहीं करना है तो हम विल का प्रयोग नहीं करेंगे, विल हटा देंगे तो क्या हो जाएगा? इफ
हिज टेम्परेचर राइजेस, और इसीलिए जो इसका आंसर है वो है ए। देखिए ये जो क्लॉज वाला है, कई सारे असेसमेंट टेस्ट के दौरान इस पर बहुत सारे सवाल आए जिस पर मैंने बात बता दी है। मैंने बस यहां पर एक जो इस सवाल में जरूरी है वो मैंने बताया कि ये प्रेजेंट सिंपल में होता है, या जैसा दिया हुआ रहेगा उसका प्रेजेंट लिखेंगे, पीसी एज गिवन रहता है जैसा दिया हुआ रहेगा, या नहीं तो फ्यूचर सिंपल हो सकता है। ये मैं आपको पूरे विस्तार से बता चुका हूं। सबऑर्डिनेट क्लॉज पास्ट में होता है तो प्रिंसिपल क्लॉज को हम वुड में लिखते हैं, या एज गिवन का पास्ट, और इधर जब हैड प्लस V3 होता है तो प्रिंसिपल क्लॉज में हम वुड हैव प्लस V3 लिखते हैं। ये पूरे डिटेल से मैं आपको बता चुका हूं। तो यहां पर ये आसानी से समझ में आ गया कि भैया विल राइज नहीं होगा, क्योंकि यहां पर इफ लगा हुआ है और इसीलिए हो जाएगा राइजेज, और इसीलिए जो इसका आंसर है वो है ए। चलिए अगला सवाल लिया जाए और आपका समय शुरू होता है अब। टाइम्स अप। देखिए क्या कह रहा है कि इट इज ओनली इन द 1980s, मतलब है कि ये 1980 की कहानी को मुझे बता रहा है कि इट इज ओनली इन 1980s दैट अ न्यू काइंड ऑफ यूनिटी अपीयर्ड। तो यहां पर चूंकि ये पास्ट की बात को कह रहा है तो इसीलिए जो है यहां पर हमने V2 का लगाया है, अमंग द कैपिटलिस्ट पावर्स। तो यहां बिल्कुल कोई भी गड़बड़ी नहीं है मेरे हिसाब से। इस सेंटेंस में जो है कोई भी बदलाव करने की जरूरत नहीं है। इट इज ओनली इन द 1980s that a new kind of unity appeared among the capitalist power। तो यहां पर तब जाकर के a kind of new unity, इसका कोई मतलब ही नहीं है। the kind of new unity ये भी यहां से एलिमिनेट हो गया। कह रहा है कि a new kind of unity appeared, यहां with लगाना जो है वो गलत है। a new kind of unity was appeared, यहां पर क्यों लगाए, सीधा सीधा appeared है क्योंकि मेरा जो ये है ये इंफॉर्मेशन के तौर पर रखा गया है और ये मेरा सब्जेक्ट है, तो है न्यू काइंड ऑफ यूनिटी अपीयर्ड। तो इसीलिए जो है इसमें कोई भी ऑप्शन उसको रिप्लेस नहीं कर पाएगा, क्योंकि जो अंडरलाइंड हिस्सा है वो उस सेंटेंस का एक अभिन्न अंग है, सिचुएशन के हिसाब से फिट है और बदलाव की जरूरत नहीं है। इसीलिए जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ई, मतलब है नो करेक्शन रिक्वायर्ड। चलिए अगला सवाल लिया जाए और आपका समय शुरू होता है अब। टाइम्स अप। देखिए क्या कह रहा है, सेंसस रिपोर्ट्स इन इंडिया हैव। अब बहुत सारे बच्चों को यहां पर यह मन में आया होगा कि यहां पर हैव कैसे यूज किया, इंडिया के साथ तो हैज होना चाहिए। तो एक थोड़ा सा एडवांस लेवल का है, लेकिन आप सब बनाते हैं तो आपको पता होगा। एक कंसेप्ट है कि नाउन प्लस प्रेपोजिशन प्लस नाउन प्लस प्रेपोजिशन प्लस नाउन, इस तरह से अगर स्ट्रक्चर दिया हुआ है और आगे मुझे वर्ब अप्लाई करना है तो ये वर्ब सिंगुलर या प्लूरल होता है ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट नाउन। मतलब पहला नाउन अगर मेरा सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर होगा, पहला नाउन अगर मेरा प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल होगा। और देखिए यहां पर जो लिखा हुआ है रिपोर्ट्स, दिस वन इज प्लूरल, और इसी वजह से यहां पर जो है हैव लगा हुआ है। अब कह रहा है कि सेंसस रिपोर्ट्स इन इंडिया हैव वॉइस कंसर्न, नहीं, यहां पर होना चाहिए एक्चुअली हैव वॉइस्ड, ये इसमें होना चाहिए ईडी, और यहां से इसको हटा दिया जाए कि सेंसस रिपोर्ट्स इन इंडिया हैव वॉइस्ड कंसर्न ओवर द डिक्लाइनिंग ट्रेंड्स इन द सेक्स। यहां पर ये एन एक्स्ट्रा है, टाइपिंग मिस्टेक है, रेशियो। सेंसस रिपोर्ट्स इन इंडिया हैव वॉइस्ड मतलब है कि आवाज लगाना, चिक चिक कर बताने के सेंस में यहां पर जो है मीनिंग आ रहा है कि वॉइस्ड कंसर्न ओवर डिक्लाइनिंग ट्रेंड्स इन सेक्स रेशियो। तो यहां पर क्या है कि मुझे दो बदलाव करने हैं। सबसे पहले तो यहां पर वॉइस को वॉइस्ड करना है और कंसर्न को करना है कंसर्न। और ये जहां पर है, देखिए वॉइस्ड यहां भी है, वॉइस्ड यहां भी है, ये नहीं है तो ये जो मेरा एलिमिनेट हो गया। वॉइस्ड यहां पर भी है, कंसर्न इसमें भी है और इसके साथ कंसर्न लगा हुआ, तो बी भी मेरा एलिमिनेट हो गया। अब मेरे पास देखिए कि वॉइस्ड कंसर्न ओवर द डिक्लाइनिंग, और इसमें क्या है वॉइस्ड कंसर्न बाय, ये बाय यहां पर यूज नहीं होना चाहिए, ओवर इसके लिए सही है, तो ये भी मेरा यहां से एलिमिनेट हो गया। इसीलिए जो इस सवाल का जवाब है वो है ए, मतलब ए वाला हिस्सा कि वॉइस्ड कंसर्न ओवर। जब यहां पर हमने ईडी लगा दिया
तो उसके बाद क्या वॉइस किया है भाई, तो कंसर्न ओवर द डिक्लाइनिंग ट्रेंड्स इन सेक्स रेशियो, और तब जाकर के जो है ये मीनिंग यहां पर ठीक हो जाएगा, ठीक ठीक सेंस देगा ये। सेंसस रिपोर्ट्स इन इंडिया हैव वॉइस्ड कंसर्न ओवर डिक्लाइनिंग ट्रेंड्स इन द सेक्स रेशियो, इसीलिए सवाल का जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए। चलिए अगला सवाल लिया जाए और आपका समय शुरू होता है अब। टाइम्स अप। देखिए क्या कह रहा है, द पुलिस nabbed a notorious criminal who had been terrorizing builders। दूसरा क्या है, extorted। अब यहां पर क्या है कि इस सेंटेंस को अगर आप दो हिस्से में तोड़िए, मैं समझाने के लिए इसको आसानी से दो हिस्से में तोड़ देता हूं कि द पुलिस nabbed a notorious criminal who had been terrorizing builder and who had been, यहां क्या है, who had been terrorizing builders and who had been extorting money। तो यहां पर जो extorted लिखा हुआ है वो गड़बड़ है, इसमें क्या होना चाहिए, extorting, क्योंकि देखिए ये परफेक्ट कंटिन्यूअस में लिखा हुआ है, बिन प्लस V1 प्लस ING का जो यहां पर कंसेप्ट लिखा, दो घटनाएं जोड़ी गई है एंड से, तो इधर जो लिखा हुआ है उसी तरह का इधर होना चाहिए। एंड का जो कंसेप्ट है, अगर आपको पता है कि एंड एक ऐसा कंजंक्शन है, ऐसा कनेक्टर है जिसके दोनों तरफ सेम काइंड्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच का इस्तेमाल करते हैं, तो यहां पर कह रहा है हैड बीन टेरराइजिंग बिल्डर्स एंड एक्सटॉर्टिंग मनी, तब जाकर के मीनिंग सही होगा। और वैसे भी देखिए कि नोटोरियस क्रिमिनल ये मेरा सब्जेक्ट है, तो जब हम सब्जेक्ट के पैटर्न में एक को टेरराइजिंग लिख रहे हैं तो एक्सटॉर्टेड लिखने पर ये पास्ट पार्टिसिपल और पैसिव का पैटर्न हो जाएगा, जो कि मीनिंग पर जो है फिट नहीं बैठेगा और गलत कर देगा सेंस को। एक बार जो है एक हिस्से से ये पता चल रहा है कि नोटोरियस क्रिमिनल जो है वो मेरा सब्जेक्ट है, आगे जब हम एक्सटॉर्टेड लिख देंगे सेंटेंस पॉसिबल है, बट फिर वहां पर जो है वो नोटोरियस क्रिमिनल जो है वो मेरा ऑब्जेक्ट की तरह उस तरीके से ट्रीट हो जाएगा। जबकि यहां क्या कह रहा है कि पुलिस नैब्ड अ नोटोरियस क्रिमिनल हु हैड बीन टेरराइजिंग बिल्डर्स एंड एक्सटॉर्टिंग मनी, तब जाकर के सही होगा। तो यहां जो एक्सटॉर्टेड है ये एक्सटॉर्टिंग में चेंज हो जाएगा। तो यहां जो एक्सटॉर्ट है गलत है, ये यहां पर भी जो लिखा हुआ ये भी गलत है, यहां पर जो लिखा हुआ ये भी गलत है। तो अब मुझे दिख गया कि एक ही ऑप्शन है कि हैड बीन टेरराइजिंग बिल्डर्स एंड एक्सटॉर्टिंग, यानी कि सी नंबर में जो मुझे चाहिए वो दिया गया है, और इसीलिए इस सवाल का जो जवाब है वो है सी। देखिए जैसे क्या कहते हैं कि आई हैव प्लेड एंड वॉन, यहां पर जब हमने लिखा है आई हैव प्लेड तो आगे मुझे जो वर्ब फॉर्म रखना है उसी के हिसाब से रखेंगे, एंड वॉन द मैच, मैंने खेला और मैच जीत लिया। सिंपल सी बात है कि आई हैव प्लेड एंड वॉन, वहां पर जो है सेम काइंड्स ऑफ जो वर्ब फॉर्म्स को अप्लाई करने का कंसेप्ट है वो हम वहां पर देख रहे हैं। साथ में ये जो है ये मेरा सब्जेक्ट है नोटोरियस क्रिमिनल, और उसके लिए ये जो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का इस्तेमाल किया गया है, टेरराइजिंग बिल्डर्स एंड एक्सटॉर्टिंग मनी। तब यहां पर जो एक्सटॉर्टेड है वो गलत मुझे दिख रहा है, होना क्या चाहिए, एक्सटॉर्टिंग। चलिए अगला सवाल लिया जाए और आपका समय शुरू होता है अब। टाइम्स अप। देखिए क्या कह रहा है, मैनेजर्स फ्रीक्वेंटली एनकाउंटर V1 सिचुएशंस वेयर दे नीड, फिर से यहां है V1 टू हेल्प अदर्स। अब देखिए ये सॉल्व प्रॉब्लम का मतलब क्या है कि जब हम पास्ट पार्टिसिपल का इस्तेमाल करते हैं तो पास्ट पार्टिसिपल एक एडजेक्टिव की तरह होता है, वो वर्बियल एडजेक्टिव कह सकते हैं पास्ट पार्टिसिपल। तो ये ऐसे एडजेक्टिव की तरह काम करता है जो किसी बीते हुए काम का परिणाम हो। जैसे आप एक आसानी से समझ सकते हैं कि आई हैव स्टोलन अ पर्स, आप इसको सीधा सीधा जो है आप अगर ऐसे कहें स्टोलन पर्स, तो इसका मतलब है कि पर्स पहले चुरा ली गई है, तो यहां पर काम जो है वो बीता हुआ है। अब अगर कोई प्रॉब्लम पहले से सॉल्व हो जाएगा तो फिर इसका क्या मतलब है कि मैनेजर्स फ्रीक्वेंटली एनकाउंटर सिचुएशंस वेयर दे नीड टू हेल्प अदर्स सॉल्व प्रॉब्लम्स। यहां पर सॉल्व्ड लिखना सही नहीं है, वो जो है टू हेल्प अदर्स सॉल्व होना चाहिए, सॉल्व लिखना यहां पर जो है गलत है। क्या करेंगे, इसके बदले मुझे लिखना पड़ेगा सॉल्व, है ना। तो देखिए
टू हेल्पिंग, इसकी यहां पर कोई जरूरत नहीं है, मेरा ये ठीक है। टू हेल्प अदर्स यहां तक ठीक है, ये भी यहां से हट जाएगा। यहां जो है टू हेल्प अदर्स सॉल्व, और उसके बाद देखिए कि हेल्प अदर्स सॉल्विंग, ये भी यहां से जो है खत्म हो जाएगा। मेरा सिंपल सा है, यहां सी नंबर ऑप्शन फिट बैठ रहा है कि द मैनेजर्स फ्रीक्वेंटली एनकाउंटर सिचुएशंस वेयर दे नीड टू हेल्प अदर्स सॉल्व प्रॉब्लम्स। तो यहां पर ये सॉल्व है, और इसीलिए जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। देखिए मैं इस बात को कैसे यहां पर समझाया, इस बात को समझिए कि पास्ट पार्टिसिपल जो होता है वो उस प्रकार का एडजेक्टिव होता है जो किसी बीते हुए काम से बने हुए एडजेक्टिव जैसा दिखता है। जैसे अगर हम यहां पर कह रहे हैं कि आई हैव स्टोलन अ पर्स, मतलब है कि पर्स चुराई गई। अगर मुझे ये कहना हो तो हम कह सकते हैं कि स्टोलन पर्स इज न्यू। तो मतलब है कि ये जो चोरी की गई है वो घटना पहले से हो चुकी है। तो चूंकि जब सॉल्व प्रॉब्लम है तो इसका मतलब है कि प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है, इस तरह का सेंस यहां पर आएगा। तो इसीलिए उस संदर्भ में यहां पर सॉल्व ठीक नहीं है। यहां जो है एनकाउंटर लिखा हुआ है, यहां नीड लिखा हुआ है, और टू हेल्प जो है वो आगे होने वाली बात को ऐसा बताता है। तो सीधा सा है 2+V1 जो इन्फिनेटिव का गुण है जिसको हम इस्तेमाल किए हैं यहां पर, यहां सेंटेंस में लिखा हुआ है। तो क्या हो जाएगा, मैनेजर्स फ्रीक्वेंटली एनकाउंटर सिचुएशंस वेयर दे नीड टू हेल्प अदर्स सॉल्व प्रॉब्लम्स, और इसीलिए ये वाला जो है वो हमारे सी में मौजूद है, और इसलिए सवाल का जो जवाब है वो है सी। चलिए अगला सवाल लिया जाए, और आपका समय शुरू होता है अब। टाइम्स अप। देखिए क्या कह रहा है, प्लीज टेक डिलीवरी ऑफ द मटेरियल एंड। अब देखिए कि एंड का गुण समझिए कि एंड के दोनों तरफ सेम काइंड्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। मतलब है कि अगर आपने इधर नाउन इस्तेमाल किया है तो इधर भी नाउन इस्तेमाल करना है, आपने इधर वर्ब इस्तेमाल किया है तो इधर भी वर्ब इस्तेमाल करना है। मतलब है कि एंड के दोनों तरफ सेम काइंड्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, सेम काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस इस्तेमाल करते हैं। तो यहां पर देखिए कि टेक जो है वो V1 की तरह यहां पर लिया गया है, प्लीज टेक डिलीवरी ऑफ द मटेरियल एंड एक्नॉलेजमेंट। ये एक पहचान है कि MENT जिस शब्द में लगा हुआ होता है इसको कहते हैं हम नाउन सफिक्स। मतलब है कि जिस किसी भी शब्द में अगर MENT लगा हुआ है उससे नाउन का पता चलता है और वो नाउन होता है, इसीलिए ये एक्नॉलेजमेंट यहां पर यूज नहीं होगा। क्या हो जाएगा इसके बदले, हम यूज करेंगे एक्नॉलेज, ये वर्ब है। ठीक है, आप इसको दो हिस्से में बांट लो ना कि प्लीज टेक डिलीवरी ऑफ द मटेरियल एंड प्लीज एक्नॉलेज एट द अर्लीस्ट। तो यहां पर टेक और एंड लगा हुआ है इसलिए एक्नॉलेज होगा। यहां पर एक्नॉलेजमेंट का प्रयोग गलत है, ये जो है नाउन है और पीछे जो हमने लिखा हुआ है यहां पर ये वर्ब है, इसलिए एक्नॉलेजमेंट को हम एक्नॉलेज में चेंज कर देंगे। अब सबसे पहले ये सेंड यहां पर लगाना गलत है। ठीक है, एक्नॉलेज द अर्लीस्ट लिखना नहीं, एट गायब हो गया यहां से, अर्ली एक्नॉलेजमेंट ये भी गड़बड़ हो जाएगा। सबसे जो बेहतर है यहां पर एक्सप्रेशन वो बी है, और इसीलिए जो मेरा आंसर है वो बी है कि मेरी जो डिमांड है, जो वहां पर बदलाव करना चाहिए वो एक छोटा सा बदलाव है कि एक्नॉलेजमेंट को अगर हम एक्नॉलेज कर दें, उसे हम वर्ब में चेंज कर दें, तो एंड का जो कंडीशन है सेंटेंस में आने का वो उसको पूरा कर देगा और मेरा सेंटेंस सही हो जाएगा। तो मुझे ज्यादा नहीं, जो एटलीस्ट जो मिनिमम चेंज है वो यहां पर अप्लाई करना है। और बदलाव लिखने के लिए तो कई तरीके से लिखा जा सकता है, आप इसको डिलीट करके दूसरे तरीके से भी लिख सकते हो, मिटा सकते हो, बट वहां जो दिया हुआ है उसमें जो कम से कम बदलाव करके सेंटेंस सही होता है, ग्रामेटिकली फिट हो जाए, मीनिंग कंप्लीट हो जाए, हमें हमेशा वो ध्यान रखना चाहिए। तो एंड एक्नॉलेजमेंट की जगह क्या हो जाएगा, एंड एक्नॉलेज, और इसीलिए जो इसका आंसर आ गया वो आपका आ गया बी। चलिए अगला सवाल लिया जाए और आपका समय शुरू होता है अब। टाइम्स अप। देखिए सबसे पहले एक तो ये बात यहां पर कह दूं कि ये क्वेश्चन हो सकता है थोड़ा सा आपके लिए कंफ्यूजिंग हो। यहां पर देखिए कि हेड से शुरुआत है और लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन नहीं, फुल स्टॉप है। तो इससे एक बात समझ में आ गई कि ये हो सकता है कि इमेजिनेशन वाला सेंटेंस हो या कोई ऐसा सिचुएशन हो सकता है मुझे साइन ऑफ इंटरोगेशन एंड में
जो है वो लगाना पड़ जाए या फिर क्वेश्चन को बताने वाला सेंटेंस हो। तो पहले हम देख लेते हैं, ऐसी परिस्थिति एक जगह पर होती है, वो है पास्ट इमेजिनेशन के लिए इस्तेमाल होता है, हेड से सेंटेंस शुरू कर सकते हैं, या फिर आप कह लो उसको एससीपीसी का जो कॉम्बिनेशन होता है, उसमें मैंने बताया था कि आप इफ को हटा करके हेड को शुरुआत में लिख सकते हो, वो कंडीशन भी वहां पर है। तो हम उसे यहां पर देख लेते हैं कि अगर हम इसको इफ से शुरू करें कि इफ वी हैड बीन अलोन, देखिए इस साइड तो लग रहा है कि भाई वही है, हैड प्लस V3 यहां पर आ गया, और आगे देखिए यहां पर, यहां जो लगा हुआ है ये है आपका वुड हैव प्लस V3, तो यहां पैटर्न तो फिट बैठ रहा है। तो अब कह रहा है कि इफ वी हैड बीन अलोन या हैड वी बीन अलोन वी वुड हैव कंटेंटेड आवरसेल्फ विद एनी प्लेन फूड। अब देखिए कि ये यहां तक सेंटेंस मेरा पूरा हो गया कि अगर हम लोग अकेले होते तो उस भोजन से, किसी प्रकार के सादे भोजन से जो है संतुष्ट हो जाते या संतुष्ट कर लेते खुद को, कि इफ वी हैड बीन अलोन वी वुड हैव कंटेंटेड आवरसेल्फ विद एनी प्लेन फूड। अब उसके बाद जो ये लिखा हुआ है ना, ये इस फूड का स्टैटिक नेचर बताने के लिए लिखा गया है, ठीक है, कि उस प्रकार के भोजन की बात यहां पर की जा रही है, तो जिसका स्टैटिक नेचर है, इसलिए यहां पर होना चाहिए दैट गिव्स अस, जो हमें स्ट्रेंथ देता है। यहां पर बहुत सारे बच्चों को लगेगा कि गेव क्यों नहीं हो सकता है, तो चूंकि यहां पर स्टैटिक बिहेवियर को दर्शाने के लिए लिखा गया है कि उस प्रकार के भोजन से संतुष्ट हो लेते जो मुझे या जो है वो प्लेन फूड जिसका गुण है, जो स्टैटिक नेचर है उसका, कि वो स्ट्रेंथ देता है। तो दैट गिव्स अस स्ट्रेंथ यहां पर मेरा पहला दिख रहा है, इसकी जरूरत नहीं है, विच की जरूरत भी नहीं है, यहां पर ये दोनों ऐसे भी खत्म हो गया। दैट मेरा ठीक है, उसमें गड़बड़ी नहीं है, दैट का हम दोनों के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, जो वो कह सकते हैं आप लिविंग के साथ भी कर सकते हैं, नॉन लिविंग के साथ भी कर सकते हैं। तो इसको विच से रिप्लेस करके नहीं भी देखे तो कोई दिक्कत नहीं है, वहां पर वो फिट बैठ रहा है कि एनी प्लेन फूड दैट। अब यहां पर मैं ज्यादा नहीं जाऊंगा, एक कंडीशन वाली बात भी है जो दैट के साथ लागू है, उस वजह से भी जो है दैट वहां पर पूरा है। हम इसकी चर्चा करेंगे प्रोनाउन चैप्टर में, जब जाएंगे वहां पर तब विस्तार से उसकी बात करेंगे। लेकिन आप इतना ध्यान रखिए कि दैट का प्रयोग जो है लिविंग के साथ भी कर सकते हैं, नॉन लिविंग के साथ भी कर सकते हैं। दैट्स व्हाई यहां पर जो प्लेन फूड है उसका जो स्टैटिक बिहेवियर है, जो नेचर है, वो क्या है, उसकी क्वालिटी को एक्सप्लेन करने के लिए वहां पर लिखा गया है। तो जो देता है उस तरह के भोजन से हम संतुष्ट हो लेते, तो यहां पर जो है ये वाला हिस्सा भी मेरा एलिमिनेट हो गया और ये दोनों तो पहले से एलिमिनेट हो गया, इसलिए जो इसका आंसर है वो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए। और सेंटेंस देखिए क्या है कि हैड वी बीन अलोन वी वुड हैव कंटेंटेड आवरसेल्फ विद एनी प्लेन फूड दैट गिव्स अस स्ट्रेंथ। मैंने यहां पर क्यों कहा कि ये कंफ्यूज है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को लग रहा हो कि यहां पर गेव क्यों नहीं हो सकता है। तब आप समझिए कि ये उस भोजन की क्वालिटी को, उसके स्टैटिक नेचर को, स्टैटिक बिहेवियर को दर्शाने के लिए लिखा गया। दैट्स व्हाई इसको मैंने प्रेजेंट सिंपल में लिखा है, और इसीलिए जो इस सवाल का जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए। चलिए आज के सेशन का आखिरी सवाल लेते हैं और आपका समय शुरू होता है अब। टाइम्स अप। देखिए क्या कह रहा है, द सोशल वर्कर हैज चैंपियनड द कॉज फ्रॉम द वीक एंड ऑप्रेस्ड। तो सबसे पहले यहां पर जो है चैंपियनड द कॉज, ये फ्रॉम नहीं, कॉज्ड ऑफ द वीक एंड ऑप्रेस्ड। यहां तक लग रहा है कि ठीक है, उसने उसका समर्थन किया है। द सोशल वर्कर हैज चैंपियनड द कॉज ऑफ, तो गड़बड़ी यहां पर दिख रही है कि फ्रॉम की जगह पर ऑफ होना चाहिए। द वीक एंड ऑप्रेस्ड मतलब उसका समर्थन किया है, किसका, कमजोर का और दबे हुए का। अब यहां पर आगे दिया हुआ है कि फॉर द लास्ट 4 डेकेड्स, इसका मतलब है कि अभी तक वो कंटिन्यू है, पहले भी किया और अभी भी किया। चैंपियनिंग जो है मतलब उसका जो समर्थन है वो पहले भी किया और अभी भी करता आ रहा है। यहां क्या होना चाहिए, बिन प्लस V4, चैंपियनिंग। The social worker has been championing the cause of the weak and oppressed. तो यहां पर क्या हो जाएगा कि सबसे पहले चैंपियनिंग चेंज होगा, चैंपियन की जगह पर जो है चैंपियनिंग। सोशल वर्कर हैज बीन चैंपियनिंग द कॉज ऑफ द वीक एंड ऑप्रेस्ड। तो यहां जो है सबसे पहले तो ऑफ वाला हिस्सा जो है वो वहां पर होना चाहिए, कॉज 4 नहीं होगा। यहां पर भी लिखा हुआ है ये भी नहीं होगा, और यहां पर भी लिखा हुआ है ये भी खत्म हो गया यहां से। तो हैज बीन चैंपियनिंग द कॉज ऑफ वीक एंड ऑप्रेस्ड
फॉर द लास्ट 4 डिकेड्स, तब जाकर के ये बिल्कुल सही होगा। हमने पहले क्या देखा कि जब यहां पर समय दिया हुआ है, दैट मींस कि वो पहले भी कर रहे थे और अब भी कर रहे हैं। दैट मींस कि ये जो है एक समय सीमा तय है पहले से और अभी भी करते आ रहे हैं। दैट मींस कि कोई काम जो पुराने समय में शुरू हुआ है और आज भी चल रहा है, तो उसके लिए हम परफेक्ट कंटीन्यूअस का इस्तेमाल करते हैं। अब यहां पर उस हिसाब से ये हो गया। दूसरा क्या है कि कॉज ऑफ द वीक एंड ऑपरेस्ट, ये फ्रॉम यहां पर सुटेबल नहीं है, ऑफ यहां पर होगा। तो सिंपल सा है कि इसीलिए इस सवाल का जो जवाब हो गया आपका वो हो गया ए। हमने क्या देखा कि इस समय और सेंस के आधार पर हमने ये पता लगाया कि यहां पर हैज चैंपियन हो सकता था कि किया, बट अगर अभी भी है करते आ रहे हैं, ऐसा सेंस आ रहा है कि पिछले 4 दशकों से, तो बेहतर मीनिंग ये दे रहा होगा कि भाई उसकी जो चैंपियनिंग है वो करते आ रहे हैं, कि हैज बीन चैंपियनिंग द कॉज ऑफ द वीक एंड ऑपरेस्ड फॉर द लास्ट 4 डेकेड्स। इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि अभी जो 10 सवाल आपके सामने रखे गए हैं वो सब के सब आपको आसानी से समझ में आ गए होंगे और आपने अच्छे अंक प्राप्त किए होंगे। आप अपने अंक मुझे नीचे लिख करके सूचित जरूर करें। इस एक्सप्लेनेशन के दौरान अगर कहीं पर भी कोई परेशानी, कोई दुविधा मन में रही और लगता है कि उसे पूछना चाहिए, थोड़ी सी भी शंका हो, तो पूछने से झिझकिएगा नहीं और सवाल लिख करके मुझे सूचित कीजिए। कल कमेंट बॉक्स का सेशन आएगा। अगर आप सवाल कल के वीडियो शूट होने से पहले करते हैं तो मैं उसका जवाब आप लेकर के आपके सामने कल ही उपस्थित हो जाऊंगा। उम्मीद तो यही है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और बहुत कुछ सीखने के लिए मिला होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा आप इसे लाइक कर दें। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि यहाँ से अपलोड की गई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले और आपका कोई भी सेशन मिस ना हो। जो लोग यहाँ पर पहले से जुड़े हुए हैं वो इसे ज्यादा से ज्यादा सोशल नेटवर्किंग साइट पर शेयर करें। पढ़ें, पढ़ाएं, खुश रहें, मस्त रहें। जैसा कि मैं आपको पहले से ही सचेत करता आया हूं और आज फिर से एक बार कह रहा हूं कि आप सबको पता है कि संस्थान को बंद रखने की जो तिथि थी वो 11 से बढ़ा करके 18 कर दी गई है। यहां पर आपको अपनी पढ़ाई को बंद नहीं करना है। इस दौरान मैं कोशिश करूंगा कि प्रत्येक दिन 1 से 2 रिकॉर्डेड सेशन जो आप तक मैं पहुंचाता हूं वो पहुंचाता रहूं, ताकि आप अपनी पढ़ाई को, जो अंग्रेजी की पढ़ाई है, उसको आप नियमित रूप से आगे बढ़ाते रहें। और अगर आपको लगता है कि इस दौरान कुछ और मुझे करना चाहिए तो मुझे लिख करके बताइएगा जरूर। बाकी और सारे विषय पर भी आप बराबर ध्यान बनाए रखिए, पढ़ते रहिए उसको, क्योंकि परीक्षा की जो तिथि दी गई है जो पहले से पूर्व संभावित है उसी तिथि पर एग्जामिनेशन ली जाएगी। क्योंकि अभी जितनी भी परीक्षाएं हैं किसी को भी निरस्त नहीं किया गया है, कैंसिल नहीं हुआ, एग्जामिनेशन एज इट इज हो रहा है। तो इसलिए इस चीज पर निश्चिंत नहीं होना है कि आपकी परीक्षा की तिथि बढ़ सकती है या नहीं होगी। ये आपके लिए, अगर वो बढ़ जाएगी या नहीं होगी तो वो आपके लिए ही हानिकारक होगा। सरकारों को इससे क्या फर्क पड़ता है। बहरहाल उम्मीद तो यही है कि आप मेरी बात को मानते हुए अपनी पढ़ाई को जारी रखेंगे, अपने परिवारजनों का ध्यान रखेंगे, स्वस्थ रहेंगे। समय है यहां से विदा लेने का। बहुत जल्द कल फिर एक रोचक एपिसोड के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स के सेशन से दिस इज बीके सिंह साइनिंग ऑफ। कीप रीडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।